खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बस ने बाइक सवार को कुचल, 6 बच्चों के सिर से छीना पिता का साया। मालाखेड़ा की बंदीपुरा पुलिया पर हुआ दर्दनाक हादसा। अंधी मां और वृद्ध पिता को संपत्ति बेचकर छोड़ा बेसहारा, पुनर्वास गृह में रहने को बने मजबूर। कैंप के दौरान सुनाई व्यथा। करीब 3.25 लाख नौनिहाल गटकेंगे 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज। और अतुल्य अलवर अभियान के तहत श्रमदान कर की सफाई। फतेह जंग गुंबद के आसपास चला दौर। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। 6 बच्चों के सिर से उस समय पिता का साया उठ गया जब एक प्राइवेट बस उसकी बाइक को आधा किलोमीटर दूर तक घसीट कर ले गई। ऐसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा मालाखेड़ा थाना अंतर्गत बंदीपुरा पुलिया पर सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेड़ला गांव निवासी 40 वर्षीय मदन लाल अलवर में बीमा एजेंट का काम करता था। गांव लौटते समय रास्ते में बंदीपुरा पुलिया पर तेज गति से आ रही प्राइवेट बस ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। करीब आधा किलोमीटर तक बस इस बाइक सवार को घसीटते हुए ले गई। मौके पर पहुंचे परिजन उपचार के लिए मदन लाल को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक मदन लाल के परिवार में 5 बेटी और 1 बेटा है। उसकी मौत के बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा। गांव खेड़ला है। अच्छा। अपने काम से घर पे जा रहा था और प्राइवेट बस थी, उसने अपने आराम से जा रहा था, उसकी लापरवाही से इसको आगे एक्सीडेंट करके बाइक भी कम से कम पुलिया के उल्ली साइड से एक्सीडेंट किया और पुलिया परली साइड में जाके छोड़ा इसको। घसीट तो लेके गया था। कितने किलोमीटर? करीब आधा किलोमीटर आगे। हाँ। पता नहीं लगा? उसको पता तो लग गया था, लेकिन वो सोचा छूट जाए तो मैं भाग जाऊं। लेकिन जब बाइक नहीं सुलझी तो उसको बस मजबूरन रोकनी पड़ी। काम क्या करता था ये अपना एजेंट बने काम करता था। संतान के होते हुए भी वृद्ध माता पिता मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में रहने को मजबूर हैं। वृद्ध पिता एवं अंधी माता को पुत्र एवं पुत्रवधू ने बेसहारा छोड़ दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर मुस्तफा खान ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह के निर्देश एवं सचिव और ADJ मोहनलाल सोनी की मॉनिटरिंग में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह विवेकानंद नगर में विधिक जागरूकता शिविर लगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना के तहत यह कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान PLV मुस्तफा खान ने जानकारी दी कि तुलसा देवी और उनके पति खुबाराम अपने पुत्र की जाति के कारण मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में रहने को मजबूर हैं। इस दंपति ने बताया कि उनके पुत्र एवं पुत्रवधू ने गांव की संपत्ति को बेचकर धोखा दिया और उन्हें धक्के खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। उनका बेटा और बहू जयपुर के मुरलीपुरा भवानी नगर में रह रहे हैं। उधर मुस्तफा खान ने बताया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को भी सामान्य नागरिकों की तरह संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। ऐसे अशक्त माता पिता अपने वारिसों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा मां के साथ घरेलू हिंसा की स्थिति में वे संबंधित अधिनियम के तहत अपने पुत्र के विरुद्ध याचिका दायर कर सकती हैं। हम है तो अलवर के रहने वाले। हाँ। पर वो गांव में मकान बिकवा के और वो सारे पैसे लेके वो हमारे को धोखा दे दिया, दुखी कर दिया। किसने? बहू ने। बहू? और बहू का नाम क्या है? ने दुखी कर दिया पैसे। बेटे का नाम? हेमंत। तो वो जयपुर चले गए और हमारे को ऐसे दुखी कर दिया। जयपुर में कौन सी जगह चले गए वो? जयपुर में मुरलीपुरा। हाँ। अलका से आगे मुरलीपुरा भवानी नगर। अच्छा। तो वहाँ किराए पर मकान है ना, तो मेरे को आंखों से नहीं दिखता है ना। हाँ। इसलिए वो मकान नहीं देते हैं और एक घर में से 2 घर कर देती है बहू। अलग मकान लेके देती है, कहती है रह लो यहाँ पे। और मेरे को दिखता नहीं है, मैं कैसे अकेली रहूँ वहाँ पे अकेले मकान में। अच्छा। साथ नहीं रखती है मेरे को। उधर इस अवसर पर
केयरटेकर विक्रम एवं यहां रुक रहे मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत करीब 2.25 लाख बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। इसकी शुरुआत जिला कलेक्टर आतिका शुक्ला ने अलवर के कालंकुआ स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मौजूद बच्चों को 2 बूंद दवा पिलाकर की। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में इस अभियान के तहत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के 2,74,881 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य है। इसके जरिए पोलियो का सुरक्षा चक्र स्थापित करने के लिए 1,820 बूथों की स्थापना की गई है। साथ ही 37 मोबाइल टीम एवं 42 ट्रांजिट टीमें भी काम कर रही हैं। रविवार को सभी बूथों पर जाकर बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का काम किया गया। वहीं इसके बाद 2 दिन तक घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। आज से अलवर जिले में पल्स पोलियो का जो अभियान है 3 डे का सैचुरेशन वो आज से शुरू हो रहा है। इसके तहत हमने बहुत ही एक हाई अचीवमेंट अपना वो बना के रखा है टारगेट कि 2.25 लाख बच्चों को अलवर जिले में अगले 3 दिनों में पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। ये 0 to 5 इयर्स के सभी बच्चों को कवरेज करने की पूरी जो रूपरेखा है काम की एक्शन प्लान वो CMHO साहब उनकी टीम ने बना रखा है। इसमें हमने नर्सिंग के स्टूडेंट्स अपना सारा वर्कफोर्स बना के 1800 से ज्यादा कोई सुपरवाइजर्स की टीम भी लगाई है। तो यही आशा है कि आज बूथों पे और कल और परसों घरों पे जाके हम इस पूरे अभियान को सक्सेसफुल बनाएंगे और प्रत्येक बच्चे को पल्स पोलियो की बूंद देंगे। उधर इस दौरान CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा और सैटेलाइट अस्पताल के PMO डॉक्टर GS राठौड़ भी मौजूद रहे। अतुल्य अलवर स्वच्छता अभियान के तहत रविवार को साप्ताहिक श्रमदान कार्यक्रम हुआ। इस दौरान नगर निगम की ओर से रेलवे स्टेशन के समीप स्थित फतेहजंग गुंबद के आसपास सफाई की गई। वहीं आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने सफाई कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि सभी अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाएं। उन्होंने रेलवे स्टेशन और फतेहजंग गुंबद के आसपास के दुकानदारों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने के निर्देश भी दिए हैं। अलवर शहर में कचरा बीनने वाले और नियमित स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनके घर के आसपास ही अतिरिक्त क्लासेस दी जा रही हैं। साथ ही उनमें संस्कार विकसित किए जा रहे हैं। गुरु नानक कॉलोनी और दिवाकरी में संस्कार शिक्षक वृक्ष क्लासेस में 102 बच्चे नियमित पढ़ने आ रहे हैं। ये क्लासेस शाम को स्कूल टाइम के बाद लगती हैं। नेक कमाई की ओर से संचालित इन कक्षाओं में महिला शिक्षकों की व्यवस्था जयपुर की सुमेधा संस्था की ओर से की गई है। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि गुरु नानक कॉलोनी स्थित केंद्र के बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट की ओर से दी गई। साथ ही फीडिंग हैंड्स जयपुर की ओर से गर्म कपड़े वितरित हुए। कार्यक्रम संयोजक गुरप्रीत सिंह ने संस्कार शिक्षा स्कूल के बारे में जानकारी दी, जबकि संरक्षक दौलतराम हजरती, युवा समाज सेवी सौरभ कालरा और गुलशन मनचंदा ने गर्म वस्त्रों का वितरण किया। इस मौके पर शिक्षिका निशा दुरेजा और सोनम कौर को सम्मानित भी किया गया। राज्य स्तरीय युवा खेल सप्ताह का आयोजन 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक होगा। एक प्रेस वार्ता में आयोजन से जुड़े रजनीश जैमन ने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्थानों पर खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य मत्स्य खेल अवार्ड एवं मत्स्य खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। युवा खेल विकास समिति आयोजन की तैयारी कर रही है। पिछले वर्ष 1000 से ज्यादा टीमों ने इस खेल युवा सप्ताह में भाग लिया था। और राज्य स्तरीय 33 खेलों की प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें पूरे विभिन्न जिलों के प्रतिभागी बनेंगे। इसमें हमने 3 अवार्ड्स रहेंगे, मत्स्य खेल रत्न अवार्ड, मत्स्य गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, मत्स्य खेल अवार्ड। इसमें पूरे राज्य के और लोग भाग लेंगे और इसमें ये प्रतियोगिता 22 तारीख से शुरू होगी और 5 जनवरी के इसका समापन समारोह होगा। 22 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक इसमें 33 खेलों को विभिन्न खेल मैदानों पर, विभिन्न खेल स्थानों पर, तीनों वर्गों में सब जूनियर, जूनियर, सीनियर तीनों कैटेगरी में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। और इसमें गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो रहेगा उसका समापन पंजीयन की जो अंतिम तिथि है वो 25 तारीख रखी हुई है। और इसे एक युवा 12वां खेल सप्ताह है, जो 12वीं खेल सप्ताह का पंजीयन की अंतिम तिथि 20 तारीख रखी हुई है। इस 20 तारीख तक 25 तारीख तक पंजीयन जो आता है वो हमारी जो चयन कमेटी है उनके आधार पर अवार्ड्स जो आएंगे, पंजीयन आएंगे, उनका अवार्ड्स का जो पंजीयन का निर्णय जो चयन कमेटी है उनके द्वारा किया जाएगा। और बाकी जो पंजीयन है वो 20 तारीख आगे हमारे जो विभिन्न ऑफिशियल जो 200 लोग जो ऑफिशियल्स लग रहे हैं उन ऑफिशियलों के द्वारा ये टूर्नामेंट पूरी प्रतियोगिता आप लोगों के सबके सहयोग से संपन्न कराई जाएगी। पंजीयन शुल्क 100 रुपये रखा हुआ है और उसे शुल्क के आधार पर और क्या नाम है जो बच्चे जितने प्रतिभागी जो
राजस्थान के रहेंगे वो इसमें भाग लेंगे। बाहर के लोगों के हमने रुकने की व्यवस्था करी हुई है। अगर बाहर की जो भी कोई किसी भी गेम में जो टीम आती है उसके रहने की हमारी तरफ से व्यवस्था की जाएगी। उधर युवा खेल सप्ताह युवा खेल विकास समिति एवं क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित हो रहा है और इसमें होने वाले 33 खेलों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 22 दिसंबर को उद्घाटन समारोह प्रताप स्कूल में होगा, साथ ही 5 जनवरी को समापन समारोह किया जाएगा। खिलाड़ियों का पंजीयन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक होगा। अलवर के राजर्षि महाविद्यालय गेट के बाहर टेंट लगाकर 2 छात्र नेता भूख हड़ताल कर बैठे हैं। इनमें से अंकित गुर्जर की तबीयत खराब हो गई। इस छात्र नेता ने बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकेंड सेमेस्टर रिजल्ट में 80% से ज्यादा बच्चे फेल कर दिए गए। ऐसे में दोबारा रिजल्ट घोषित करने या फिर सभी बच्चों को प्रमोट कर सेकेंड ईयर में प्रवेश देने की मांग उठाई गई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने नई शिक्षा नीति का हवाला देकर इंकार कर दिया। इसके चलते शनिवार सुबह से कॉलेज गेट के बाहर भूख हड़ताल शुरू की गई। या अंकित की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें वहीं पर उपचार दिया गया। भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को फेल कर दिया था प्रशासन के द्वारा। 1.5 महीने पहले रिजल्ट कुछ और था, 1.5 महीने बाद रिजल्ट चेंज कर दिया। ना ही रीटोटल, ना ही रीचेकिंग, ना ही कुछ भी। उसके बावजूद भी उन्होंने फेल किया बच्चों को। भूख हड़ताल लगातार चलती रहेगी, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए। प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा जब तक हम भूखे बैठे रहेंगे। वहीं अनशन कर रहे अभिषेक जायसवाल ने बताया कि मांगे माने जाने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारे भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारी मुख्य मांग है कि जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चे फेल हुए हैं उनको कम से कम बैक प्रमोट किया जाए। ये हवाला देते हैं कि एनईपी 2020 के अंतर्गत ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको प्रमोट किया जाए, लेकिन आज इस सेकंड सेमेस्टर के बच्चों की परिस्थिति ये है कि वो बच्चे एडमिशन कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसा कि कोरोना के टाइम पर बोर्ड जैसी स्थिति में भी प्रमोट कर दिया गया था बच्चों को, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि इस बार के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। और प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन का कहना यही है, मतलब कि कुल मिला के हमें संतुष्ट हो, ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है प्रशासन के कहने पर। अलवर शहर के मध्य राजर्षि महाविद्यालय परिसर के भीतर करीब 1 सप्ताह से लेपर्ड मौजूद है। ऐसे में आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरिस्का से जुड़े वनकर्मी लेपर्ड को पकड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी सुमित कनौजिया ने बताया कि शनिवार देर शाम भी 2 पिंजरों में बकरे रखे गए। वहीं पिंजरों की दिशा को बदलने के साथ ही उन्हें प्राकृतिक दिखाने के लिए उन पर घास और पत्ते भी रखे गए हैं। उधर यहां मौजूद नेतराम ने भी इस बारे में जानकारी दी, साथ ही बताया कि आसपास के निवासियों को अंधेरे में बाहर नहीं निकलने के लिए सचेत किया गया है। इसी कारण था कि चारों तरफ से ही ये दिखता रहा, खुले में था तो इधर से भी और इधर से भी चारों तरफ से दिखता था, तो बाहर ही वो देख करके चला जाता है। और क्या है, भूखा है नहीं है, इनको शिकार काफ़ी मिल रहा है, इसलिए अंदर घुसने की कुछ कोशिश करी एक कैमरे उसमें पिंजरे में, लेकिन वो वहाँ से एक पंजा रख करके वहाँ से फिर वापस आ गया। सर आज क्या लुक दिया है? आज ये है कि इनको पिंजरों को हमने ढका है अच्छी तरह से। क्या किया? कि इनमें नेट डाल करके, इसमें झाड़ियाँ वाड़ियाँ डाल करके, इसको अंदर भी थोड़ा भूड दिया है कि हमको ये निशान का अंदर जाए तो निशान दिखे इनका पंजे का। और अंदर जहाँ तक 100% आज जाएगा। मिट्टी डाली तो पहले अलग था कि चारों तरफ से दिखता था। पहिए को दबाने का क्या उद्देश्य? उसको देखे नहीं कि ये हाइट थोड़ी सी है ना, ऊंची है, और उसको देखे कि भाई अजीब चीज दिखती है ना इनको, भाई ये क्या चीज लगा रखे है। कहने मतलब है पिंजरे की जगह ये जंगल का लुक दिखाना, जंगल का लुक दिया है इसको। पिंजरा नहीं है ये। हाँ, पिंजरा नहीं है, और ऐसे दिखे एक साइड से ही बकरा दिखे इसको, और थोड़ा अंदर जाए, तो ये इसलिए लिया गया। ये एक नेचुरल आवाज़ बनाने की कोशिश की गई है उसके लिए, ताकि वो इसको नेचुरल देख के डरे नहीं और इसमें आसानी से आ सके। इस चक्कर में इसका थोड़ा सा पहिए दबाए गए और इसको नेचुरल आवाज़ झाड़ियों से ढका गया है, ताकि उसको पिंजरा टाइप केस टाइप लगे नहीं और वो नेचर के हिसाब से इसमें आ जाए। पहले भी ढका था सर एक बार, ये इसको चारों तरफ से ढका था। उस टाइम पे उसके पहिए नहीं ढके गए थे और कुछ इसके चारों तरफ से इसकी रोशनी थी, इस कारण से नहीं आ पाया। इस कारण इसके ऊपर झाड़ियाँ भी डाली गई है, इसके ऊपर कुछ नेचर टाइप बनाने की कोशिश गई है। प्राकृतिक क्या लगेगा इसका, क्या लुक लगेगा इसका पिंजरे का? क्या ये पिंजरा उसका एक मूवमेंट टाइप है, इसमें वेट रखा गया है, वेट के हिसाब से वो उसकी भूख की उससे इच्छा से आ सकता है इसमें। गौरतलब है कि कई दिनों से ये पैंथर वन विभाग से आंख मिचोली का गेम खेल रहा है। वह पिंजरे में पैर रखता है, लेकिन शिकार किए बिना फटाफट वहां से निकल जाता है। ऐसे में वन कर्मियों की लाख कोशिश के बाद भी पैंथर उनके कब्जे में नहीं आ रहा।
गायत्री परिवार और युवा शक्ति ने रविवार सुबह अलवर के गायत्री मंदिर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा की दीर्घायु के लिए यज्ञ किया। यहां मौजूद आदित्य शर्मा ने बताया कि पिछले काफी दिनों से वन मंत्री संजय शर्मा अस्वस्थ थे और हॉस्पिटल में भर्ती भी रहे। ऐसे में गायत्री मंदिर में यज्ञ किया गया है। आदित्य शर्मा ने एक दिन का उपवास भी रखा। आज गायत्री मंदिर के अंदर यज्ञ किया गया। संजय शर्मा जी का जो स्वास्थ्य है पिछले कई दिनों से खराब चला था। वह बाहर यात्रा करने गए थे, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज रहे थे, तो लगातार रूप से वो बीमार चल रहे थे। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज सभी लोगों ने मिलकर, जिसमें गायत्री परिवार और युवा शक्ति से आदित्य शर्मा और राहुल शर्मा, सचिन तिवारी ने मिलकर उनके दीर्घायु के लिए भगवान से कामना करी, जिससे कि वे दोबारा जल्द से जल्द अपना कार्यभार संभाल सके। आज आदित्य शर्मा मैंने उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास भी रखा है। उधर इस दौरान सचिन तिवारी, राहुल शर्मा, वाशु शर्मा, राकेश सेठी और रजनीश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने घर पर फंदा लगाकर जान दे दी। एसआई सुनील कुमार के अनुसार रविवार सुबह सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा गंगा मंदिर के समीप रहने वाले हरीश जाटव ने अज्ञात कारणों से फंदा लगा लिया। वह अपने परिवार वालों को नहाने की बात कहकर कमरे के अंदर गया था, लेकिन हरीश ने तौलिए से पंखे पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इसके बाद शव को जिला अस्पताल लाया गया। मृतक की शादी करीब 1.5 वर्ष पहले हुई थी और वह एक मेडिकल की दुकान पर सहायक का काम करता था। ये मृतक हरीश है, जिसकी उम्र 23 साल है। गंगा मंदिर के पास अपने दिल्ली दरवाजा पर रहते हैं। इसके पिताजी हैं जो है अशोक कुमार जी, उन्होंने रिपोर्ट दी है। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है जो आज सुबह करीब 11 बजे नहाने के लिए कमरे के अंदर, वो नहाने के लिए कह रहा था, फिर वो कमरे में चला गया और अपनी जो साफी है उससे उसने अपनी जो है साफी से सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। वो बाद में परिवारजनों को मालूम चला तो दरवाजे की कुंडी तोड़ कर उसको बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेकर आया। यहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब लोग सब आ रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने अलवर कारागृह का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 1032 बंदी निरुद्ध पाए गए। इनमें 684 विचाराधीन, 324 सजायाफ्ता और 24 महिला बंदीजन उपस्थित पाए गए। प्राधिकरण सचिव ने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर होप ऑन फाउंडेशन एनजीओ नई दिल्ली की अध्यक्ष काकोली रॉय एवं अधिवक्ता मनोज यादव के सहयोग से जरूरतमंद विदेशी महिला बंदीजन एवं बच्चों को दैनिक उपयोग का सामान दिया गया। इस मौके पर कजाकिस्तान, बांग्लादेश एवं म्यांमार से निर्वासित और गृह मंत्रालय के आदेश से निरुद्ध महिला बंदीजनों ने परिजनों एवं दूतावास से संपर्क नहीं होने की समस्या बताई। ऐसे में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उधर मोहनलाल सोनी ने केंद्रीय कारागृह की उद्योगशाला का भी निरीक्षण कर बंदियों द्वारा बनाए गए दरी एवं गलीचों को देखा। उधर इस दौरान कार्यवाहक अधीक्षक रूप किशोर, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल महेश गोठवाल, डिप्टी लीगल मुकेश शर्मा और असिस्टेंट लीगल विकास कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। मानपुर सिकराय स्थित निकटपुरी धाम आश्रम के संत रामेश्वर दयाल महाराज का 1 दिवसीय सत्संग प्रवचन अलवर के मालवीय नगर डी ब्लॉक पार्क में संपन्न हुआ। विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए आयोजन रविवार को सुबह आरंभ हुआ। इस मौके पर रूपबास स्थित श्री रूपहरी महाराज मंदिर से 251 महिलाओं की कलश यात्रा निकाली गई। संत रामेश्वर दयाल महाराज सजी हुई खुली जीप में खड़े होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंची और मार्ग में ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। वहीं संत की आरती कर संकीर्तन का आयोजन हुआ। इसके बाद रामेश्वर दयाल महाराज ने प्रवचन दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उनके अनुयायी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह कपड़े पर लगे मैल को साबुन से छुड़ाया जाता है, उसी तरह मन में जमे मैल को सत्संग और संतों की संगत से हटाना संभव है। मन का मैल धोना ही भव पार का सुगम मार्ग है। उधर शिष्य श्याम सुंदर शर्मा के अनुसार निकटपुरी धाम आश्रम में हर मंगलवार और शनिवार को परेशान भक्तों की भीड़ रहती है। यहाँ नंबर आने पर उनकी फरियाद सुनी जाती है। वहीं लोगों को विश्वास एवं आस्था के अनुसार परहेज और आचरण करने पर लाभ मिलता है। अमावस्या और पूर्णिमा को आश्रम में विशाल सत्संग भी होता है। साथ ही यहाँ निवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी है। बताया एक कवि ने भजन के द्वारा कि एक
बात है, हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम की जो सवाल लग रही थी। और वहीं संत रामेश्वर दयाल महाराज के प्रवचनों का सीधा प्रसारण एटीएल टीवी पर किया गया। भाजपा नेता अशोक वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। इससे विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 साल में शानदार काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्र के अलावा प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री विदेशों में भी गए हैं निवेश के लिए और आखिरकार 9 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट का राज्य स्तरीय उद्घाटन है और 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो उनके निवेश के कार्यक्रम को किस तरह से देखते हैं? आज आप देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी जो काम कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। इस तरह का काम मैंने अपने जीवन में किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा। इस तरह के जो राइजिंग राजस्थान का जो प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें राजस्थान का बहुत विकास होगा और प्रत्येक आदमी को इसमें रोज़गार मिलेगा। जो गरीबी आप देख रहे हैं, आने वाले समय में ये गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। राजस्थान में इतना रोज़गार आ रहा है, इतना रोज़गार आ रहा है, इतना इन्वेस्टर आ रहे हैं कि राजस्थान अलग आपको इंडिया में अलग नज़र आएगा कि राजस्थान भी कोई स्टेट है। तो मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का कार्यकाल 1 साल का पूरा हुआ है। 1 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जो 1 साल का कार्यकाल है, बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा है। इस कार्यकाल में आप जो भी वैकेंसी निकली है, जो भी रोज़गार दिया है, तो वो फुलफिल हुई है। और ऐसा नहीं है किसी भी आपने 1 साल में देखा होगा किसी युवा बेरोजगार ने कोई धरना दिया हो, बेरोजगारी कोई समस्या हो। मुख्यमंत्री जी का जो सेटअप है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत ही बेहद अच्छा है, ईमानदार है और प्रत्येक वर्ग को वो फ़ायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास में सरकार का फ़ायदा पहुंचे, सबके पास में सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सबके पास में एक एक आदमी को उच्च शिक्षा से लेकर जो स्कूल तक की शिक्षा है सबको प्राप्त हो। रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट एवं एकेडमी की लाल डिग्गी स्थित नई शाखा का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बालिकाओं को सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट जरूर सीखना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद यादव का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही उन्होंने प्रतिभावान और चयनित खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उधर डायरेक्टर पायल सैनी ने बताया कि बालिकाओं को ट्रेनिंग देने के लिए शाखा खोली गई है। आज आपने नई इसका आपकी एक शुरुआत की है, एकेडमी की नई ब्रांच शुरू की है, केंद्रीय मंत्री पधारे हैं, क्या कहना चाहिए? आज ये एकेडमी का उद्घाटन किया है। ये मेरी तीसरी ब्रांच है जो लाल डिग्गी पे खोली हुई है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए खोली हुई गई है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं, संस्थाओं में पढ़ते हैं। जो बच्चियां स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती है लेकिन उनको अच्छा स्कोप नहीं मिलता, उन बच्चियों के लिए, स्पेशली लेडीज़ों के लिए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो मैंने लाल डिग्गी खोला है। क्योंकि यहाँ का आबादी क्षेत्र अच्छा है और साथ ही यहाँ पे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज सभी पास में है। उन सभी बच्चियों को एक प्लेटफॉर्म है जहाँ यहाँ की सीख सकती है। और जो कि माननीय अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने सांसद खेल उत्सव भी चलाया है। अभी उसी में बात चल रही है कि उसे अपना मार्शल आर्ट गेम भी वो उनके अंदर लेंगे, जिससे बच्चों को आगे से आगे स्कोप मिलेगा और आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो इसमें मैडम बच्चों को निःशुल्क रहेगा? इसमें सरकारी संस्था, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल की सभी बच्चियों के लिए निःशुल्क रहेगा। मैडम इसका समय क्या रहेगा? सर ये समय रहेगा, छुट्टी वाले दिन ये मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस चलेगी और वैसे ये शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक अलग अलग बैचों में चलेगी। अलवर के शांतिकुंज स्थित अलवर निम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर वीणा गुप्ता की 12वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। रविवार को लगे शिविर में बतौर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी मौजूद रहीं। इस दौरान हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील रस्तोगी ने उनका स्वागत किया। वहीं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की एचओडी डॉक्टर मालती गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक वाटर एंड फायर का भी लोकार्पण किया गया। वहीं डॉक्टर रस्तोगी ने बताया कि इस कैंप में लगभग 150 रोगियों ने निःशुल्क परामर्श लिया। इस दौरान बीपी और शुगर की निःशुल्क जांच की गई और अन्य जांचों पर छूट दी गई। ये स्वर्गीय डॉक्टर वीणा गुप्ता की पुण्यतिथि के 12वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी मरीजों को निःशुल्क परामर्श, जांचें एवं दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
शिविर में अभी तक 150 लोगों ने भाग लिया है। अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में रविवार को एनएसएस की चारों इकाइयों का शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारियों डॉक्टर सरोज मीणा, महेश कोटवाल, अनिल यादव और डॉक्टर सुभाष खटीक ने मार्गदर्शन दिया। स्वयंसेवकों को माय भारत पोर्टल की जानकारी देते हुए उनका पंजीकरण भी करवाया गया। साथ ही राज्य युवा महोत्सव एवं विकसित भारत यंग लीडर क्विज में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें जगदेव और गुरुविंदर सिंह शामिल हैं। दोनों के कब्जे से चोरी हुआ वाहन और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। एएसआई मुंशीराम ने बताया कि परिवादी गत दिनों बख्तल की चौकी पेट्रोल पंप के सामने बाइक से गिरकर अचेत हो गया था, लेकिन होश आने पर बाइक और मोबाइल नदारद मिले। जांच के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। निवासी सौंकर पुलिस थाना खेड़ली ने कल एक एफआईआर दर्ज कराई थी। वो दिनांक 4/12/24 को रात्रि को करीब 10-11 बजे काम से अलवर शहर आया हुआ था। वापसी बख्तल चौकी कमरे पर जा रहा था, तो बख्तल चौकी से करीब 200-300 मीटर पहले इंडियन पेट्रोल पंप के सामने वह रात्रि के समय में अनबैलेंस होकर गिर गया। तो उसको अचानक बेहोशी हो गई और वो गिरा पड़ा रहा काफ़ी देर। उसको जब होश आया तो उसने मोटरसाइकिल देखी तो मोटरसाइकिल नहीं मिली उसकी, और जेब में उसका मोबाइल था तो मोबाइल भी नहीं मिला। इस संबंध में उसने एफआईआर कल शाम को दर्ज कराई। उस पर अनुसंधान जारी किया, उनके बयान लिए, नक्शा घटनास्थल कार्रवाई की गई, मुखबिर खास मामूर किए। तो आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अरावल बिहार फ्लैट्स है ये सूर्यनगर में, इनके पास में खाली जगह है। वहाँ पर 2 व्यक्ति, एक मोटरसाइकिल है HF डिलक्स उनके पास और बिना नंबर है, नंबर प्लेट नहीं है आगे पीछे, संदिग्ध लग रहे हैं, वो खड़े हुए हैं। तो उस सूचना पर मैं जाब्ते के मैं वहाँ पर पहुँचा, उनको डिटेन करके थाने पे लाया और मुकदमा के संबंध में वाहन व मोबाइल की तलाश की गई उनके पास। तो मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर, इंजन नंबर मुकदमा से संबंधित मिलान होने पर मोटरसाइकिल को मुकदमा जब्त किया गया। सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं उत्थान समिति की ओर से 1 मार्च फुलेरा दोज को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। इसकी तैयारी को लेकर रविवार को अलवर के काशीराम चौराहा स्थित सैनी समाज सत्संग भवन पर बैठक हुई। समिति महासचिव पद्म सैनी ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से यह सम्मेलन किया जा रहा है। वहीं बैठक के दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। 27 साल से सैनी समाज सामूहिक विवाह एवं उत्थान समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत, अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक विवाह का आयोजन समिति की ओर से किया जाता है। उसमें उस संदर्भ में इस सत्र में 2024-25 में दिनांक 1 मार्च 2025 को फुलारा दोज पर सामूहिक विवाह का आयोजन समिति की ओर से किया जाएगा। अलवर प्याज मंडी में रविवार को करीब 25,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि प्याज के दाम क्वालिटी के अनुसार 1100 से लेकर 1600 रुपए प्रति मन रहे। वहीं देश के कई राज्यों में प्याज के उत्पादन के कारण डिमांड कम हुई है, साथ ही गीली प्याज की दरें कम मिल रही हैं। सर, रविवार का दिन है, आज मंडी में कितनी प्याज आई, क्या भाव रहा, कैसी क्वालिटी रही, क्या जानकारी? आज मंडी में 25,000 कट्टे की अराइवल रही होगी। आज के बाजारों में हल्के मालों में काफ़ी दबके बाजार खुले। आज 1,000 से लेकर 1200-1250 तक हल्के माल बिके। अच्छे माल 1400 से 1550, कोई 1600 का बिका है। लेकिन ग्राहकी हल्की रही। सभी जगह की प्याजों का निकास हो गया, गुजरात भी, महाराष्ट्र भी, कर्नाटक भी, MP भी। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे बाजार अस्थिरता की ओर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि 1000-1200 के आसपास बाजार आके रुकेंगी। ग्राहकों का आज कदम जो है खरीदारी पर हल्का था, और आज जो प्याजें थी वो अधिकतम प्याजें 1100 से लेकर 1300 के बीच में बिकी। जो अच्छे माल है 1400 से 1550। सर, अभी कितने दिन और प्याज क्या आवक? अभी पूरा 1 महीना चलेगा। अभी हमारे एरिया में काफ़ी प्याज बाकी। वैसे तो प्याज के भाव के अनुसार जो मौसम ने साथ दिया उसकी वजह से काफ़ी ठीक भाव रहे, लेकिन प्याज अगर 1000 से ऊपर 1200-1300 बिकती है तो किसान को तो पैसा मिलता है। 1000 या 1000 से नीचे बिकते तो फिर उसको नुकसान होता है।
वैसे तो किसान और व्यापारी की एक व्यवस्था होती है, व्यापारी चाहता है कि उसे मंदी से मंदा मिले और किसान भी चाहता है कि उससे महंगा से महंगा मिले, लेकिन वर्तमान के हालात में प्याज अगर 1200-1300 रुपये बिकती रहती है तो भी किसान को उसका फसल का तो पैसा निकलता है। तो आगामी 1 महीने में मौसम साफ रहने की संभावना है या कुछ गड़बड़ हो सकती है? भाई मौसम का विभाग की तो कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि हम तो सुबह से आते अपने क्रम में लग जाते हैं और मौसम अगर साफ रहता है, दिन की धूप रहेगी तो अलवर के किसानों को तो पैसा मिल सकता है। रही बात प्याज की क्वालिटी जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी वैसे वैसे रंग फेड होगा उसका, उससे भी हमारी प्याज के भावों में अंतर आएगा, क्योंकि आज की तारीख में हर आदमी को फुल रेड, जो रेड रोज जिसके नाम से कहते हैं, वो रेड रोज की प्याज चाहिए। अभी 30% जो है प्याजों में शिकायत आने लग गई कि उसका कलर फेड होने लग गया है। इसका कारण बीज भी है, इसका कारण मौसम भी है, इसका कारण जल्दी कच्ची प्याज उपाड़ना भी है। इसलिए आने वाले समय में 1000 से ऊपर प्याज बिकती रही तो किसानों को 2 पैसा मिल सकेगा। अलवर के काली मोरी स्थित मौजपुर हाउस में विप्र सेना ने एक बैठक आयोजित की। इस दौरान 12 जनवरी को चेतन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि अनेक मौकों पर मंदिरों आदि में ब्राह्मण वर्ग का अपमान हुआ है, ऐसे में उनके संरक्षण के लिए बैठक संपन्न हुई। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। आज ये कार्यक्रम विप्र सेना जिला कार्यकारिणी का एक कार्यक्रम, एक सामूहिक बैठक की गई है, जिसे सभी अलवर जिला ब्राह्मण महासभा और अलवर युवा जिला ब्राह्मण महासभा, विप्र सेना समस्त संगठनों के साथ एक संयुक्त बैठक की गई है, जिसमें विप्र चेतना सम्मेलन 12 जनवरी 2025 को हम मना रहे हैं। उसमें हमारे विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय मेरे बड़े भाई साहब सुनील जी तिवारी जी का अलवर आगमन है। उनके स्वागत और मान और सम्मान के लिए जो ब्राह्मण समाजों पर हो रहे अत्याचार के लिए हम इस सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि विप्र सेना एक शोषित, वंचित और न्याय के प्रति कर्तव्यता से काम करती है। गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई सहभागिता नहीं, चाहे भाजपा सरकार चाहे कांग्रेस सरकार हो। और हम विप्र सेना ने प्रण लिया है, हम हर संभव है, हम समाज के हर व्यक्ति के अंतिम छोर तक पहुँचेंगे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन अलवर जिले में आयोजित करेंगे। क्या क्या अत्याचार होते हैं प्रमुख, क्या क्या जो आप मन किसी अन्य समाज का कोई भी व्यक्ति आकर ब्राह्मण के पुजारी को पीट जाता है, ब्राह्मण के पुजारी को धक्का दे जाता है, ब्राह्मण व्यक्ति के साथ मारपीट कर देता है। जैसे अभी एक कोटा में हुई, एक हमारी जा रही थी महिला, वो है, कभी कोई हमारे ब्राह्मण अधिकारी को अत्याचार कर देता है, कोई भी मंत्री संतरी आकर हमारे ब्राह्मणों पर शोषित कर रहे हैं। अब ब्राह्मण समाज शोषित नहीं होने देंगे। ये मेरा नहीं, ये आदरणीय सुनील तिवारी जी का लक्ष्य है और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर कार्य कर रहे हैं। अलवर जितने भी ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, सबसे पहले विप्र सेना पहुंचती है। चाहे वो प्रतापगढ़ के पास अभी कुछ दिन पहले एक आग से एक हाई वोल्टेज से एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसमें भी खेलडी का मर्डर कांड हो, लक्ष्मणगढ़ का मर्डर कांड हो, सब काम में हर गरीब की घर तक विप्र सेना पहुंचने का कार्य। अलवर के सदर थाने के पास स्थित अंसल टाउन में बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी की मनमानी के खिलाफ निवासियों में रोष बना हुआ है। यहाँ हर माह मेंटेनेंस लेने के बाद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। रविवार को अंसल वासियों की बैठक में अवैध गेटों को बंद करने की मांग की गई। स्थानीय निवासियों ने बताया कि अंसल टाउन में सड़कों और सीवरेज की हालत खराब है। इसके अलावा अन्य कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लोगों ने कोर्ट की शरण लेने की चेतावनी दी है। उधर बैठक में पुष्पेंद्र यादव, डॉक्टर MP सिंह, पवन राठौड़, तिलोक सिंह, प्रवेंद्र मिश्रा, प्रवीण चौधरी, अशोक खंडेलवाल, प्रोफेसर भरत मीणा, प्रवीण चौधरी, जोगिंदर लांबा और हीरालाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, देहली रोड, अलवर। 8094126636 and
8118222488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि हिंदी भाषा ही हमारी मूल भाषा है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। वहीं शिक्षा से ही समाज का सर्वांगीण विकास हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की अटल टिंकरिंग लैब छात्रों के लिए लाभदायक है। केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद यादव ने बहरोड क्षेत्र के तक्षशिला स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं और इसका विस्तार होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के विजन में खेलो इंडिया एक बड़ा विजन है और इसी कड़ी में अलवर में सांसद खेल उत्सव भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अशोक गहलोत 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ERCP पर कोई काम नहीं कर पाए, लेकिन यह कार्य भजनलाल सरकार ने कर दिखाया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड के मांचल ग्राम पंचायत में नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन भी किया। उधर इस दौरान बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव, जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, प्रधान सरोज यादव, एडवोकेट बस्तीराम यादव, जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मोहित यादव और सरपंच
ओम प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे। समाज सेवी चिमनलाल जैन की 50वीं पुण्य स्मृति में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। राइट टू राइज फाउंडेशन एवं अलवर नेत्रालय विजयनगर सहित गौरव जैन ने यह कैंप लगाया। इस मौके पर 212 मरीजों की जांच हुई और 44 रोगियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इस मौके पर बसंत कुमार जैन, दिनेश कुमार सोनी, गौरव गुप्ता और मोहित कुमार जैन आदि मौजूद रहे। भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति के विभिन्न पदों के लिए खंडेलवाल पब्लिक स्कूल में मतदान हुआ। इस दौरान अध्यक्ष पद के साथ ही अन्य पदों के लिए भी चुनाव हुए। समिति के पूर्व अध्यक्ष सुंदरलाल जाटव ने बताया कि समाज में शिक्षा और रोजगार की कमी है, इसके बावजूद शिक्षा को लेकर जागृति आई है। समिति का जो है चुनाव संपन्न हो गया है, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाया है। मतगणना जारी है, परिणाम थोड़ी देर में आएगा। मेरे 3 वर्ष के समय में जितना मुझसे बन पाया, बालक छात्रावास में एक बड़ा भवन का निर्माण करवाना, बालिका छात्रावास के लिए ज़मीन का आवंटन करवाना और उसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर बना के तैयार करवाना, ये मैंने प्रयास किया है। शिक्षा के लिए मैं बच्चों के लिए और बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण करने में सहयोग किया। अन्य जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने में जहाँ मेरे से संभव हुई जो है मैं भाग लिया। आज ये परिणाम आएगा। अगला अध्यक्ष हो सकता है मुझसे बढ़िया कार्य करे, मैं उम्मीद करता हूँ। समाज का ही आदमी आएगा, समाज की समिति। उधर सांस्कृतिक सचिव का चुनाव लड़ रही सरोज अम्बेश ने बताया कि वे महिला उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं। मैडम, समिति के चुनाव हो रहे हैं, आप उसमें चुनाव लड़ रही हैं, महिला होकर आप समाज में आ गए, क्योंकि महिलाओं की स्थिति दलित समाज में काफ़ी पीछे है, लेकिन आप शिक्षित भी हैं और टीचर भी हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं, एक अच्छा संदेश दे रही हैं, क्या कहना है? समिति के चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुए हैं। भीमराव ज्ञान प्रकाश समिति के चुनाव जो हुए हैं वो अभी तक तो बहुत शांतिपूर्वक हुए हैं और आगे भी मतलब इस तरह से शांतिपूर्वक होंगे। सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं महिला सांस्कृतिक मंत्री पद पर मतलब उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हूँ, लेकिन सभी ने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है और मतलब आगे भी इस तरह से करते रहेंगे और मैं सभी के आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे मतलब पूरा सहयोग दिया। आगे चल रहा है, अभी थोड़ा सा काउंटिंग वगैरह चल रही है, देखिए परिणाम क्या आता है। बाकी मैं महिलाओं के लिए आगे आने के लिए पूरा सपोर्ट करूँगी। बालिकाओं के लिए मैं काफ़ी कुछ करना चाहती हूँ और उनका सहयोग करूँगी। बालिकाओं को आगे रास्ता दिखाने के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मालाखेड़ा कस्बे में रविवार को भजन सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। रघुनाथ जी मंदिर, श्री सीताराम और श्याम बाबा के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए गए, साथ ही भजन सत्संग हुआ। पापों का नाश करने का दुर्लभ योग रविवार को भानु विजय सप्तमी पर बना। इस मौके पर नौनिहालों की सुख समृद्धि और घर में सुख शांति के लिए गौवंश को चारा और गुड़ खिलाया गया। साथ ही सूर्यदेव की पूजा अर्चना कर तांबे के लोटे से जल अर्पित हुआ। पंडित सुरेश चंद्र शर्मा ने भास्कर पुराण और विष्णु पुराण में बताए गए प्रसंग का जिक्र भी किया। साथ ही बताया कि ऐसा योग कभी कभार ही आता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी को भानु विजय सप्तमी रही। यहाँ पर 2 योग एक साथ बने, जहाँ द्विपुष्कर रवि योग होने के कारण महापातक नाश करने वाला योग भी बन रहा था, जिससे श्रद्धालुओं ने सुबह ही गौवंश की पूजा अर्चना की, चारा खिलाया, गुड़ खिलाया तथा बच्चे भी सुखी रहें, भगवान भास्कर सूर्यदेव की उन पर कृपा बनी रहे, तो परिजनों के साथ उन्होंने भी गौवंश को जाकर गुड़ खिलाया और सुख समृद्धि का गौ माता से आशीर्वाद भी लिया। मैं उदेश सिंह। सरिस्का क्षेत्र स्थित पांडुपौल हनुमान मंदिर में सुंदरकांड के पाठ सहित भजन सत्संग संपन्न हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बालेटा के सिलीबेरी गेट से होते हुए भी भक्तों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालु गोविंद जोशी ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं मंदिर परिसर में भंडारे का दौर भी चला। इस मौके पर महंत बाबूलाल शर्मा, पंडित चेतन शर्मा, ललित मोहन, रोहित, हितेश और मुरारी शर्मा आदि उपस्थित रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर बच्चों को दवा पिलाई गई। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट, प्रजनन शिशु एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार डागर, पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा और डॉक्टर आफाक आदि भी मौजूद रहे। भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए भिवाड़ी क्षेत्र के मटीला स्थित लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल में रक्तदान शिविर लगाया गया।
ओमेक्स ग्रीन मीडो सिटी, ओमेक्स RWA, युवा जीवन रक्षक समिति, SDFC बैंक एवं गोपीनाथ अस्पताल ने भी कैंप में सहयोग दिया। 53वें रक्तदान शिविर के संयोजक दिनेश बेदी ने बताया कि इस दौरान दिल्ली छावनी की 15 सदस्यों की टीम नायब सूबेदार SK सिंह और हवलदार SS सरकीवार के नेतृत्व में पहुंची। उधर स्कूल के निदेशक सेवाराम यादव ने भी आयोजन की जानकारी दी। महिलाओं ने भी रक्तदान को लेकर उत्साह दिखाया। वहीं कुल 261 यूनिट एकत्रित कर भारतीय सेना को सौंपा गया। इस मौके पर हेमलता यादव, दिनेश यादव, रेखा यादव, डॉक्टर राजेंद्र यादव, देवेंद्र यादव, रविंद्र सिंह, पवन यादव, अनूप कुमार, मनीषा जांगेड़ और प्रधान शिवचंद आदि की उपस्थिति रही। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बस ने बाइक सवार को कुचल 6 बच्चों के सिर से छीना पिता का साया। मालाखेड़ा की बंदीपुरा पुलिया पर हुआ दर्दनाक हादसा। अंधी मां और वृद्ध पिता को संपत्ति बेचकर छोड़ा बेसहारा, पुनर्वास गृह में रहने को बने मजबूर। कैंप के दौरान सुनाई व्यथा। करीब 3.25 लाख नौनिहाल गटकेंगे 2 बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो अभियान का हुआ आगाज। और अतुल्य अलवर अभियान के तहत श्रमदान कर की सफाई। फतेहजंग गुंबद के आसपास चला दौर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।